नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के दैनिक क्विज में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, कल से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है दिसंबर 24 से। तो उसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लीजिएगा। पहले आपके 3 टेस्ट बिल्कुल निशुल्क हैं, टेस्ट को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर आपके 30 टेस्ट होने हैं, लाइव पेपर का डिस्कशन होगा, डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपकी टेस्ट सीरीज आयोजित हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको दे सकते हैं। तो अपना तैयारी आपकी कहां तक है, कैसा एग्जाम में प्रश्न आता है, तो उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ 1-to-1 जो काउंसलिंग होती है, आपको कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप यूपीएससी संबंधित, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिन कमेंट मिलेगा, वहां जाके गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिएगा। आपको बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से कॉल आएगी, आप उसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोनों चीजों का लाभ जरूर उठाइए। चलिए अब अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित कानून है। यहां पर आपके सामने ऑप्शंस है, भारत, यूएसए, यूरोपीय संघ, आसियान। किन्होंने ये कानून निकाला। तो देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई है। यहां पर देखो, भारत सरकार की तरफ से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा क्षतिपूर्ति यहां पर हेल्प करी जाएगी। क्यों? देखो, यूरोपियन यूनियन की जब बात करते हैं ना, तो उन्होंने CBAM के तहत वहां पर नियम क्या है, हर चीज देखो, जलवायु परिवर्तन को लेके हर देश अपना नियम बना रहा है, हर संगठन अपने नियम कानून बना रहा है, किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम से कम किया जा सके। बड़े आसान शब्दों में समझिएगा। यहां पर क्या हुआ, जैसे ये यूरोपियन यूनियन है, इसमें बाहर से कोई भी चीजें ये लोग आयात करते हैं, या अगर दूसरे देश की बात करें तो दूसरा देश अगर कोई भी वस्तु निर्यात कर रहा है, और कहां पर निर्यात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन में एक कानून है। वो कानून क्या कहता है, वो कहता है कि यहां से जो भी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर आएगा उसमें उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होना चाहिए जितना यूरोपियन यूनियन ने अपने देश के अंदर, अपने क्षेत्राधिकार के अंदर जो वस्तुएं वो बनाता है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ये लोग करते हैं उतना ही ग्रीन हाउस गैसेस यहां से निकलनी चाहिए। यदि इस देश से आने वाले वस्तु में ज्यादा कार्बन का एमिशन निकला तो उस देश पे ये लोग पेनाल्टी लगाते हैं, फाइन लगाते हैं, और वो कैसे, एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में। तो जाहिर सी बात है, एक्स से जो वस्तु यूरोपियन यूनियन जा रही है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो एक्स के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या होगा, यहां पे लॉस होगा। इन्होंने ये बोला था कि 1929 से तुलना करेंगे और 2030 तक हमें कार्बन उत्सर्जन में 55% की कमी लानी है। तो इस नियम को यूरोपियन यूनियन क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसी को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो अब दूसरे देश यदि उनके प्रोडक्ट में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है तो उन्हें यहां पर फाइन देना पड़ता है। वही भारत क्या करेगा, अपने एक्सपोर्टर्स को कंपनसेट करेगा। तो अगर अब इस प्रश्न पे लौटेंगे तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन यहां पर सही है। यह 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। भारत में दुनिया का 16% दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है। इन्हें दुर्लभ मृदा कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, द हिंदू में एक आर्टिकल था, चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। चाइना ने बैन कर दिया है कि अब वो रेयर अर्थ प्रोसेस करने का, देखो रेयर अर्थ जो होते हैं ना, दुर्लभ मृदा तत्व, इनको दुर्लभ मृदा इसलिए कहते हैं कि इनको, इनके ऑक्साइड से निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत टफ होती है। किसी भी देश में दुर्लभ मृदा तत्व बहुत मात्रा में पाए जा सकते हैं, बट इनको तुम तत्वों को निकालोगे कैसे, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, उसकी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं। तो फिर दुर्लभ मृदा तत्वों में किसकी मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार होता है चाइना का, है ना। 60% के आसपास यहां पर दुर्लभ मृदा तत्व है। क्यों? क्योंकि इनके पास निकालने की टेक्नोलॉजी है। तो वहीं पर इन्होंने क्या बैन कर दिया, इस टेक्नोलॉजी को देना। आपको अगर दुर्लभ मृदा तत्व चाहिए तो आप हमसे लीजिए, हम तकनीक नहीं देंगे। तो इसको यहां पर इन्होंने बैन किया है। अब अगर यहां पर देखें तो ये 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है, बिल्कुल सही। 15 आपके लेंथेनाइट समूह हो जाते हैं, फिर एक आपका स्कैंडियम और येट्रियम। भारत में दुनिया का 16% दुर्लभ मृदा तत्व है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, 6% के आसपास है। और यह दुर्लभ मृदा तत्व क्योंकि ये पृथ्वी पर बहुत कम है, दुर्लभ है, इसलिए इनको रेयर कहते हैं, यह भी कथन गलत है। क्योंकि इनको इनके ऑक्साइड से निकालने की टेक्नोलॉजी बहुत कठिन है, इसलिए इनको रेयर या दुर्लभ कहते हैं। तो यहां पर हमारा केवल एक कथन सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ए, केवल एक।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब देखोगे यहां पर आपकी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित मैंने आपके सामने 4 कथन रखे हैं। 45वां विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत के शांति निकेतन और होयसल के जो हमारे मंदिर हैं उनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2023 में ग्वालियर और कोझिकोड को क्रमशः संगीत और साहित्य के रचनात्मक शहरों के रूप में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया। गुजरात का गरबा यूनेस्को की मानवता की अमूर्त इंटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से यहां पर 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। कौन से कथन सही है, इसको वीडियो को पॉज करके करिए। अब देखिए इतने सारे प्रश्न अलग अलग आर्ट एंड कल्चर से मैंने क्यों पूछे हैं, क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो हमारा कला संस्कृति का मंत्रालय है उसने पूरा एक ईयर एंड रिव्यू निकाला है 2023 में। पीआईबी का आर्टिकल है, प्लीज इसको जाके पढ़िएगा। बहुत सारी यहां पर इमेजेस भी हैं, उनसे भी आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे। तो यहां पर चूंकि इन्होंने पूरे 1 वर्ष की रिपोर्ट निकाली है कि 1 वर्ष में भारत के अंदर कला को लेके, संस्कृति को लेके क्या क्या कार्य हुए हैं, कितनी चीजों में यूनेस्को ने हमारे कौन कौन से साइट्स को चुना है, इस वजह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूज के चलते यहां पर जो हाल ही में करंट अफेयर्स रहा है पिछले कुछ महीनों का, वो मैंने यहां पर आपको दिया था। अब अगर सारे कथनों को देखेंगे तो सारे ही कथन यहां पर सही हैं और इनको हम लोग द हिंदू के विश्लेषण वगैरह में सब में अलग अलग से चर्चा भी कर चुके हैं। तो बेस्ट ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा, डी, सभी 4। ठीक है, इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा पीआईबी में जाके। आप पीआईबी में गूगल पे लिखेंगे ईयर एंड रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीआईबी, आराम से आपके सामने पूरा आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कौन सा देश 2013 में फ्रेजाइल 5 सबसे कमजोर देशों का हिस्सा था? अर्थव्यवस्थाएं, और ये अपने चालू घाटे को पूरा कैसे कर रही थी? विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भर थी। तो पहली चीज, आपको फ्रेजाइल 5 लिखा होगा, इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है 5 सबसे कमजोर देश। कमजोर किस सेंस में? इकोनॉमी के सेंस में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के सेंस में। तो इन देशों को, जो ये कमजोर देश होते हैं, फ्रेजाइल देश होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार कैसे आएगा? इनके पास क्या होता है, ये सबसे ज्यादा निर्भर किसमें होते हैं? ये दूसरे देशों की कंपनीज की राह देख रहे होते हैं कि कोई कंपनी इनके देश में अपना प्लांट लगाएगी तो बाहर से वो क्या लेके आएगी? डॉलर्स, और यहां पर प्लांट लगाएगी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाएगा तो वहां से भी पैसे आएंगे, प्लस इनके देशों के नागरिकों को यहां पर क्या मिलेगी? रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों क्रिएट होंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो भी विदेशी निवेश आएगा उससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो यहां पर देखो, ये बात नहीं कही जा रही है कि हम अपने देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, नहीं, हम दूसरे देश की कंपनियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप आके हमारे देश में अपना प्लांट लगाइए, निवेश लाइए, जिससे कि हमारा विकास हो। ठीक है, तो किसी 2013 की यदि बात कर रहे हैं तो फ्रेजाइल 5 में इनमें से कौन से देश आते थे जो सबसे ज्यादा डिपेंड करते थे दूसरे देशों की कंपनीज पे, विदेशी निवेश पर? टर्की, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब ये पीआईबी का ये आर्टिकल है, तो यहां पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक इंटरव्यू में ये लाइन बोली गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि इस आर्टिकल को पूछते हैं, इससे प्रश्न बना के, ताकि फ्रेजाइल 5 आपको पता होना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, 1 दशक पहले 5 सबसे कमजोर देशों में से एक, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का भारत के उदय ने दुनिया का ध्यान खींचा है। तो यहां पर जो सबसे कमजोर देश है, इन्हीं को हम लोग फ्रेजाइल 5 कहते हैं। और अब हम जाके क्या बन चुके हैं? दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। यहां पर आप ऑप्शन में देखोगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सभी देश जो थे वो यहां पर फ्रेजाइल 5 की श्रेणी में आते थे, तो इसको याद रखेंगे। अब 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पुमपुहार और मुचीरी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनको राजधानी शहर कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, लोहा और इस्पात बनाने के केंद्र कहते हैं, या जैन तीर्थंकरों के मंदिर के नाम से जानते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को काफी हद तक, जैसे यहां पर आपके सामने 3 टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है कि इन तीनों टर्मिनोलॉजी से आप क्या समझते हैं। इसमें से ना, यदि आपको एंशिएंट इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी आती, मान लीजिए कोरकाई, आपको पता है कि हाँ कोरकाई ये था, तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम प्रश्नों में क्या होता है कि जो बाकी के चीजें होती हैं, भले ही आपने मुचरी और पुमपुहार के बारे में नहीं सुना है, बट चूंकि ये एक ही प्रश्न में पूछे गए तो एक ही चीज हो सकती है। तो इसमें से अगर आपको एक भी ऑप्शन क्लियर होगा तो आपको यहां पर साफ साफ उत्तर मिल जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? इसका बेस्ट आंसर है पोर्ट्स। ये सब क्या थे? बंदरगाह। जैसे कोरकाई की बात करते हैं तो कोरकाई हमारा कहां पे था? आपने पांड्या राजवंश सुना होगा, तो बे ऑफ बंगाल में कोरकाई आता है। पुमपुहार की बात
बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में, मुचिरी की बात करते हैं तो ये केरला में। तो ये सारे प्राचीन भारत के पोर्ट्स थे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बंदरगाह। अब देखिए, आज के तथ्य में हम लोग नजर डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है प्रीलिम्स की दृष्टि से, डंकी रूट। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर एक डंकी नामक एक फिल्म रिलीज हुई है, तो यहां से ये शब्द प्रचलित हो जाता है। तो डंकी रूट का मतलब क्या होता है? यहां पर बेसिकली डंकी की स्पेलिंग ऐसे ही लिखेंगे आप, डंकी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, वाई सम इंडियंस टेक डेंजरस रोड टू अमेरिकन ड्रीम। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि भाई अब एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करें। किस लिए? क्योंकि वहां पर अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, है ना, वहां पर अच्छी एजुकेशन होगी, वहां पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, वहां पर सैलरी अच्छी होगी, हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे किसी काम के। तो कई सारे कारण होते हैं कि लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके जाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है कि भाई अब एक व्यक्ति जो है वो माइग्रेट करके दूसरे देश में जॉब करने जाना चाहता है। मान लीजिए दूसरा देश में जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो नियम है वो सख्त है, वो ऐसे तो किसी को आने नहीं देंगे। ठीक है, अपने संसाधनों का बंटवारा कौन चाहेगा? तो फिर यहां पर ये लोग क्या करते हैं, इलीगल अपना एक रूट निकालते हैं। इलीगल रूट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर कई सारे एजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने किसी एजेंट से बात करी कि भैया हमको अमेरिका में जाके जॉब करनी है, हमारा वहां का वीजा लग नहीं रहा है। ठीक है, पहले तो हमें वीजा लेना पड़ता है, वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो जब वीजा रिजेक्ट हो जाएगा तो आप कैसे जाएंगे वहां पे? तो हम लोग क्या करते हैं, इन एजेंट से संपर्क करते हैं। एजेंट्स क्या है, यहां पर ऐसा देखा जाता है कि 5 से लेकर 50 लाख, 5 लाख से लेकर 50 लाख, कहीं कहीं तो 70 लाख रुपए ये एजेंट्स वसूलते हैं। और ये इतनी बड़ी अमाउंट लेने के बाद भी आपको जिस रास्ते से भेजते हैं वो अवैध तरीका होता है। यहां पर क्या होता है कि बहुत लोगों का सपना होता है कि अमेरिका जाके वहां पे जॉब करना, वहां सेटल हो जाना, बट वीजा नहीं लग पा रहा है। तो अब यहां पर ये जो एजेंट है वो कौन से रूट को फॉलो करते हैं? सबसे पहले ये लोग लेके जाते हैं कहां पर? साउथ अमेरिकन देशों में। ठीक है, गुयाना हो गया, ये सारे जो देश होते हैं जहां पर वीजा ऑन अराइवल है। ठीक है, आप पहुंचते ही आप वहां पे वीजा ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यहां से वीजा लेके वहां पे पहुंचना है। ठीक है, तो इक्वाडोर, बोल्विया, गुयाना, आप इन सब देशों में जाते हैं, ये एजेंट के माध्यम से एजेंट लेके जाएगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब साउथ अमेरिका से मैक्सिको के माध्यम से बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से, अभी भी आप कैसे चल रहे हो, इलीगल तरीके से आप दाखिल होते हैं नॉर्थ अमेरिका में। वो रोड के माध्यम से, शिप के माध्यम से, कैसे भी करके अवैध रूप से दाखिल होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यहां पर लोग पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, कई बार सी वगैरह से क्रॉस करते समय लोगों की डेथ वगैरह भी होती है। तो ये जो रूट है ना, इस रूट के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक शब्द यूज होता है जिसे हम लोग डंकी रूट कहते हैं। तभी यहां पर वर्ड क्या है, अमेरिकन ड्रीम को सच करने के लिए क्यों इंडियन इतना रिस्की रास्ता यहां पर लेते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी जरूर से जरूर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक बहुत ज्यादा चर्चा में एक रोग आया है, पोम्पे रोग या पोम्पे डिजीज। मेरे को बताइए डिजीज क्या है और किस वजह से होता है, इसका मेन कारण क्या है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं फिर से बताऊंगा, 1 to 1 आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, आप चाहते हो कोई प्रश्न पूछना तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म, उसको प्लीज भर दीजिएगा। यहां से आपके पास कॉल आएगी, आप जो भी प्रश्न है वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी अगले डेली क्विज में कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।